दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं वीडियो 2021 जो कि 27 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करने वाले हैं उनका। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो एक्स वाई जेड अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो एक्स की पावर बी माइनस का सी, वाई की पावर सी माइनस का ए, जेड की पावर ए माइनस बी का मान बराबर है। आपको ये बताना है। दोस्तों आपके सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारे बेसिक मेथड हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छा मेथड बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड उड़ा पाओगे। देखो, एबीसी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया यही मानना है एबीसी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी समांतर श्रेणी मान लो। मान लेता है कि ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू जो है वो 4 है और सी की वैल्यू क्या है 6। अब देखो ये समांतर श्रेणी बन गई। देखो 2-2 का सब में गैप आ गया और समांतर श्रेणी बन गई, तो हम ये मान इसके अंदर अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि सेम मल्टीप्लाई होता है उसके अंदर। जैसे अगर पहला पद 2 है तो दूसरा पद 4 होगा, इंटू 2 हुआ इसमें। और ऐसे ही अगर इसका दोगुना करूँगा तो तीसरा पद 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान लें कि हमारे पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब बेसिकली बात क्या है, ये अगर x की वैल्यू है तो ये y की वैल्यू होगी और ये वैल्यू किसकी होगी, z की होगी। ठीक बात है यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसके अंदर मैं इन सभी वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना है ना। तो अगर मैं x की जगह 2 रखूँगा तो 2 रख दिया मैंने। b माइनस का c, देखो b में से c घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 4 में 6 घटाऊंगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक बात है। इंटू करना है मुझे किससे, वाई की वैल्यू कितनी है 4, सी माइनस का सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 2, 6 में 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4। उसके बाद में जेड की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 8। अब ऊपर पावर में कितनी है ए माइनस का बी, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 4, दो में से 4 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, माइनस का 2। ठीक है। अब बस मेरे को इसको सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व अगर करते हैं तो देखो 4 की पावर 4 यानी कि ये इसको अगर मैं खोलूंगा तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 16 × 16 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 16 लिख सकता हूँ। ये तो बेसिक सी बात है। अब अगर ये 2 की पावर माइनस का 2 है तो इसको मैं बट्टे में लेके जाऊंगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, और 2 का पावर 2 कितने हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 हो जाएगा। ठीक बात है। ये लिखा हुआ है 8 की पावर माइनस का 2, इसको बट्टे में लेके जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगी घात, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है बात है यहाँ तक। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। बस अब मेरे को इसको सॉल्व करना है और जो भी मेरा आंसर है वो ऑप्शन से मैच करना है। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 से अगर मैं 64 को काटूंगा तो 16 बार कट जाएगा, और 16 से 16 काटूंगा 16 खत्म हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना बना आपके पास, आप बोलेंगे 1। ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान सवाल था, समझ आया होगा। ठीक है। अगले चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग जो है महिलाएं हैं। देखो 3/5 भाग क्या है, आप बोलेंगे वुमेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। उसके अलावा शेष पुरुष है, शेष पुरुष जो है वो कितने बचे, आप बोलेंगे 2/5 पुरुष बच गए। ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। यदि महिलाओं का, ये जो महिला है उसका 2/9 भाग जो है क्या है, एबसेंट है। बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, ये 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग, ये जो टोटल पुरुष है उसका 1/4 भाग क्या है, एबसेंट है। तो बोल रहा है कि कुल कर्मचारियों की कौन सा भाग अनुपस्थित है वो हमें बताना है, यानी कि एबसेंट भाग बताने हैं कितने हैं। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्राह्मण तरीका बताता हूँ, और इससे अच्छा मेथड है भी नहीं है हाँ, देखा जाए तो इस क्वेश्चन का, है ना। देखो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जितने फ्रैक्शन दे रखे जितने भिन्न दे रखे उनको एक बार लिख लो आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, मैं लिख दिया 3/5। यहाँ लिखा हुआ है 2/9, 2/9 लिख दिया। उसके अलावा क्या दे रखा है, 1/4, 1/4 दे रखा है। अब एक बार को इन सबको हटा दो, है ना। तो आपके पास जो ये भिन्न बन रही है ना, इन सबका आप क्या लो, सबसे पहले नीचे वाली संख्या जितनी भी है उनका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। तो आपको ये काटने में आसानी होगी और आपके पास एक फिक्स्ड डिजिट की वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो 5, 9 और 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास बनेगा 180। ठीक बात है। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि टोटल जो मेंबर है वो हमारे कितने हैं, यानी टोटल मेल और फीमेल की टोटल संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 180 है, मान के चल लेते हैं। यानी कि मेल और फीमेल, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाओ और आपका आंसर निकलता जाएगा। देखो कुल कर्मचारी का 3/5 भाग क्या है, महिला है। अगर एक कुल कर्मचारी 180 है तो इसका 3/5 भाग यानी कितनी हो गई, आप बोलेंगे 3/5 भाग इंटू करेंगे तो ये वुमेन है। तो वुमेन की संख्या कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर वुमेन की संख्या आ जाएगी 18 की 108, कितनी आ जाएगी 108। तो वुमेन की संख्या कितनी आ गई, आप बोलेंगे 108। तो बच्चे कौन, मैन, मैन की संख्या कितनी आ जाएगी, 180 माइनस को 108 यानी कि 72, या फिर आप 2/5 भी निकाल सकते हो तो भी आपके पास बेहतर आंसर आएगा। यदि महिलाओं का 2/9 भाग, यदि महिलाओं को 2/9 भाग यानी कि अगर ये टोटल वुमेन है, देखो ये टोटल वुमेन है, इसका 2/9 भाग, अगर मैं इसका 2/9 भाग निकालूंगा तो इतना बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे 9 से अगर मैं 108 को काटूंगा तो 12 आ जाएगा। तो 12 × 2 यानी 24, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 24 जो वुमेन है वो क्या है, आप बोलेंगे एबसेंट है। ठीक है। तो वुमेन जो एबसेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 24 है। आगे बोल रहा है कि 1/4 भाग जो है कौन है, पुरुष एबसेंट है। अगर 1/4 भाग, अगर मैन टोटल 72 है तो उसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे चौ चौक 72 होता है, 18 चौक 72, यानी कि अब हो जाएगा, आप बोलेंगे आ गया 18, क्या हो जाएगा यहाँ पर
18 क्या हो जाएंगे, पुरुष जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक बात है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा भाग अनुपस्थित है टोटल कर्मचारियों को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुल कर्मचारियों को, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल कर्मचारी जो एब्सेंट है मेन और फीमेल के अंदर अगर लगाऊँ मैं कॉम्बिनेशन के अंदर, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बन जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू बनेगी 42। 24 + 18 42, ये एब्सेंट है। और टोटल कर्मचारी कितने हैं, आप बोलेंगे 180। तो टोटल कर्मचारियों का कितना भाग एब्सेंट है, आप बोलेंगे 42/180, है ना। तो अगर आप इसको काटेंगे, किससे काट सकते हो आप, इसको जो है 6 से काट लो। 6 × 18 और 6 × 42, यानी कि 7/30 भाग जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर, एक निशानेबाज के लक्ष्य वेधन की क्षमता जो है वो 0 पॉइंट, मतलब लक्ष्य वेधन की जो प्रायिकता है वो 0.75 है। वह कम से कम कितनी गोलियां मारे कि लक्ष्य में कम से कम जो है एक बार भेजने की प्रायिकता जो है 0.99 से अधिक हो, आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझो। देखो, अगर वो लक्ष्य भेज रहा है तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 0.75। ठीक बात है, 0.75 को मैं इस प्रकार से लिख दूँ फ्रैक्शन में 3/4। कैसे लिखा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये उसके लक्ष्य भेजने की प्रायिकता है 3/4। लक्ष्य ना भेजने की प्रायिकता कितनी है, आप बोलेंगे 1/4। ठीक बात है। अब देखो, कम से कम कितने गोले चलाए ताकि जो है उसके एक बार भेजने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो जाए, यानी कि हमें 0.99 से अधिक करना है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और अगर मैं इसको लिखूँ तो मुझे नहीं पता कितनी बार लगेगा, तो इसको आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक बात है। ठीक है, तो ये लक्ष्य भेजने की प्रायिकता होगी कम से कम, जिससे जो उसकी प्रायिकता है वो 0.99 से अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप देखो, अगर मैं ये माइनस वाली जो टर्म है, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 1 माइनस का 0.99, इससे बड़ी होनी चाहिए किससे, 1/4 की पावर n से। ठीक बात है, अंत तक ये लिख दिया, बस मैंने इसको क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया। अगर मैं एक में 0.99 घटाऊंगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 0.01 बचेगा, और उसके सामने ही चल रहा है। ठीक है, 0.01 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/100 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू किसके से बड़ी होनी चाहिए, आप बोलेंगे 1/4 की पावर n से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, देखो थोड़ा-सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। 1/100 की जगह 1/100। अब मैं 1 की पावर 4/9 को करूँगा तो 1 की पावर तो n चाहे कितने कर लो, आपके पास वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 की पावर n करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ 4 की पावर n। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ, जैसे क्रॉस अपन वो करते हैं ना, वज्र गुणा करते हैं, तो वैसे मैं इसको भेज देता हूँ, तो 4 की पावर n बड़ी होनी चाहिए किससे, 100 से। आपको बेसिकली क्या है, इसी n की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। n के 4 के ऊपर आपको वैसी पावर लगानी है जिससे ये वैल्यू रखने पर ये 100 से वैल्यू बड़ी दे दे। अगर मैं 4 की पावर 1 करूँगा तो 4 ही आएगा, और 4 100 से बड़ा होता है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता है, n की वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 4 की स्क्वायर होता है। n यानी कि n की जगह 2 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आपके पास n की वैल्यू जो है 2 भी नहीं है। अगर n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 4 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 64 होता है। 64 भी 100 से बड़ा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला भी आंसर नहीं है। आपका बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और आपको बताता हूँ सॉल्व करके। देखो 4 की पावर 4 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 64 × 4। 64 × 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 216 होता है कि नहीं होता, होता है क्या, ये 100 से बड़ा है, आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ा है। यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर 4 था, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ आया होगा, एक बार और रिपीट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है, अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 2y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको बताना है कि आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, यानी कि आर की वैल्यू किसके बीच बीच में है, आपको ये बतानी है। देखो, आपको वृत्त की समीकरण पता होना चाहिए, किस प्रकार से निकालेंगे। देखो, पहली इक्वेशन तो आपकी पूरी वृत्त के अंदर बनी हुई है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरे के अंदर देखेंगे तो दूसरी को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो एक्स वाली टर्म है उसको एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का 8x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 8 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्मेट में करना है, यानी कि मुझे एक ऐसी टर्म ऐड करनी पड़ेगी जिसको ऐड करने के बाद में जो है ये x माइनस इस मतलब होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन जाए। तो मुझे क्या करना है, माइनस का 8x दिख रहा है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 2 × 4x लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो x का स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर ऐड करना है और एक बार घटाना है, यानी कि 16 प्लस कर दूँ, एक बार 16 घटा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको घटाने और बढ़ाने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, लेकिन हमारे पास आंसर हमारा जरूर से आ जाएगा। तो पहला वाला फॉर्मेट क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे x माइनस का 4 का होल स्क्वायर बच गया, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब पहले वाले को भूल जाओ, आपको ऊपर क्या बचा हुआ है, आप बोलेंगे माइनस का 16 बचा हुआ है हमारा तो। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस का 2y, अगर 2y को लिखना चाहूँ तो 2 × y लिख सकता हूँ। अब देखो y का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि मुझे एक और स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा।
यानी कि एक अगर मैं घटा दूँ और एक बढ़ा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, आप बोलेंगे y प्लस का 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है। तो अब मैं y वाली टर्म भी घटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन गई, आप बोलेंगे ये मेरे पास चीज़ें बच गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 16, यहाँ लिखा हुआ प्लस का 8, यहाँ लिखा हुआ माइनस का 1। थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाली बात है, बाकी आंसर आ जाएगा। देखो माइनस का 16 है, यहाँ पर प्लस का 8 है, यानी क्या बचेगा, आप बोलेंगे माइनस का 8 बचेगा। और ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 1 है, यानी क्या बच जाएगा, माइनस का 9। और बराबर में जाके क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे प्लस का 9। ठीक है, अपनी कॉपी में करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, आप बोलेंगे ये वैल्यू बन गई, यानी कि दूसरे के अंदर हमारे पास जो टर्म बन गई वो क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई, है ना। और पहली क्वेश्चन हमें दे रखी है एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वृत्त की जो रेडियस है वो तो हमारे पास गायब है, जिसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन दूसरे वाले वृत्त की तो रेडियस पता है, यहाँ लिखा हुआ है 9, यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर, यानी कि ये किसकी वैल्यू, आप बोलेंगे दूसरे वाले रेडियस को, अगर मैं दूसरे वाला जो वृत्त है उसकी रेडियस अगर मैं R2 मानता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलेंगे 3 बनेगी, प्लस माइनस का 3 हो सकती है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वृत्त की जो रेडियस होती है और जो वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो फॉर्मेट है ये किस प्रकार का फॉर्मेट है, ये इस प्रकार का फॉर्मेट है एक्स माइनस का एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का ए का होल स्क्वायर। अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो आपको पता होगा इस प्रकार से ये फॉर्मेट बनता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है, ये एच की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू, के की वैल्यू है। इस प्रकार से ये भी एच की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू, आप बोलेंगे के की वैल्यू है। दो अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि दो अगर आपको निर्देशांक दे रखे हैं तो क्या आप उनसे उनके बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं एक साइड लिख देता हूँ। अगर मैं पहले इक्वेशन से निकालूंगा तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, आप बोलेंगे 1 और 3 बनेंगे। दूसरे से निकालूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 4 और 1 बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले की रेडियस मुझे 3 पता है लेकिन पहले वाले की रेडियस नहीं पता है। ठीक बात है। अब देखो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ से निकाल दी है। ठीक है, वापस देख लेते हैं यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा क्योंकि प्लस का 1 था ना, तो यहाँ पर माइनस का क्या होता है तो प्लस का 1 होगा। ठीक बात है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई सेंस नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसको काट देता हूँ यहाँ पर आ गया 3। अब देखो आपको पता होगा कि डी कैसे निकालते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 ये क्या है, x2 ये क्या है x1, अगर मैं 4 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1, यहाँ लिखा हुआ है 3, माइनस का 1 में से 3 घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16। 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, बोलेंगे मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 25 आ जाएगा और 25 का रूट क्या हो जाएगा, बोलेंगे 5, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गया, बोलेंगे प्लस माइनस का 5। डी की वैल्यू कितनी आ गया, बोलेंगे प्लस माइनस का 5। ठीक है, अब देखो आपको एक टर्म पता होगी कि अगर दो भिन्न भिन्न बिंदु दे रखें तो आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है डी इससे बड़ा होगा क्या, आर माइनस का R2, R1 माइनस का R2, और इससे बड़ा होता है क्या R1 प्लस का R2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक रिलेशन होता है। अब देखो अब जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है मैं उससे काम चलाता हूँ। देखो अब इन दोनों पॉइंट का कोई सेंस नहीं है, अब मेरे पास R2 गिवन है, मेरे को प्लस माइनस का 3 हो सकती है और ये मेरे को डी पता चल गया। ठीक है, अब देखो डी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 5 लेके चलता है एक बार। ठीक है, एक बार क्या लेके चलता है, 5 लेके चलता है। R1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है लेकिन R2 की वैल्यू पता है, प्लस क्या 3 हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है R1 माइनस का R2 यानी कि R की वैल्यू R और दूसरी की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 3। ठीक है, प्लस लेके चल रहा हूँ मैं एक बार, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर R के ऊपर रिलेशन बनाना चाहूँ तो देखो पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद में इस वाले फॉर्मेट को उठा दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको हटा देता हूँ, ये रिलेशन आपको याद रखना है और आपको डी की वैल्यू भी ध्यान रखनी है ना, डी की वैल्यू प्लस माइनस का 5 है। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि आर माइनस का 3 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 5 से बड़ी है ना। तो मैं क्या करता हूँ इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आर की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, आप बोलेंगे 8 से तो छोटी हो जाएगी, ये बात तो कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब दूसरा वाला रिलेशन लेके चलता है इस वाले को। ठीक है, अगर मैं इसको लेके चलूँगा तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 और इससे वैल्यू किसी बड़ी है, आप बोलेंगे इसकी वैल्यू बड़ी है। तो अगर मैं इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 कट जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 2 से बड़ी हो जाएगी किसकी वैल्यू, आप बोलेंगे आर की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप अब इन दोनों रिलेशन को कंबाइंड करना चाहे तो आप क्या ये नहीं लिख सकते कि 2 से तो बड़ा होगा आर की वैल्यू लेकिन 8 से छोटी होगी, ये वैल्यू नहीं बता सकते, क्या बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं ये वाली टर्म, यानी कि ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो सोचना भी मत, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हार्डेस्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा इस शिफ्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना है ना। इस प्रकार से सॉल्व होगा। मैंने आपको एक स्टेप लिख के बताई है किस प्रकार से मैंने फॉर्मेट लगाया और कौन सा आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि भैया इसका सॉल्यूशन बता दो। देखो, आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू प्लस 19 का स्क्वायर का मान कितना है, आपको ये बताना है। देखो, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता है। आपको ये एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि ये सारी विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है जो आपके 19 तक जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो कि क्रमागत विषम संख्याओं का, प्रथम क्रमागत n संख्याओं का जो विषम संख्या होती है उनके वर्गों का योग दे दे। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसा नहीं कि n की वैल्यू 19 है, क्योंकि यहाँ पर 19वां शब्द दे रखा है लास्ट में, नहीं 19वीं संख्या दे रखी है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि 19वीं जो संख्या यहाँ पर आई है कौन से नंबर की आई है। जैसे पहला, जैसे ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो आपको देखना पड़ेगा कि 19वां जो नंबर आ रहा है, यानी कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आप एपी के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप जनरली निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। मैं आपको एपी के थ्रू बता देता हूँ। लास्ट टाइम कितना है 19वां, पहला पद कितना है 1, n माइनस का 1 और d कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। 19 में से एक गया तो कितना बचा 18, 18 में 2 का भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा 9। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी बच जाएगी 9, तो n की वैल्यू कितनी बच जाएगी 10। यानी कि ये टर्म कितना है, आप बोलेंगे 10। कितने टर्म है, आप बोलेंगे 10। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे n इंटू 2n माइनस का 1 2n प्लस का 1/3, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये 2n माइनस का 1 को 2n माइनस का 1 रखा है, 2n प्लस 1 रखा है, तो आप इसके अंदर वैल्यू रख दो, या फिर 4n स्क्वायर माइनस का 1 भी लिख सकते हो इसका ना। समझ रहे होंगे मैं कैसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 10 दूनी कितना होता है 20, 20 में से गया तो कितना बचेगा 19। यहाँ बच रहा है 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/7। ठीक है, ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप इसको काटेंगे तो 7 के 21 होता है, 7 के 21, 19 कितना होता है, सॉरी मैं कहीं गलती कर दी, सॉरी मैं मेरी गलती है। क्या गलती है, यहाँ पर बटे में 3 था, मैंने 7 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काटूंगा अब यहाँ पर तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी 3 से। अगर मैं 21 को काटूंगा 7 बार आ जाएगा। 19 7 कितना होता है, आप बोलेंगे 133 होता है, और इंटू क्या है 10, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1330 जो रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है ना। समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोल रहा है आपसे यहाँ पर, वैसे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। देखो, माना वी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस जे के माइनस का के कैप, और डब्ल्यू जो वेक्टर दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको आई कैप प्लस का 3 के कैप, तथा यू वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है। तो अदिश त्रिक गुणन का इसकी वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि आपको क्या बताना है, ब्रैकेट के अंदर यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर की यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला किस प्रकार से खुलता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे खुलता है, इसका फॉर्मूला बराबर होता है यू वेक्टर इंटू ये, यहाँ पर देखो है ना, ये वैसे नॉर्मल वेक्टर है ना मैं जो लगा रहा हूँ यहाँ पर बनेगा वी वेक्टर है ना, और इंटू डब्ल्यू वेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है, आपको रटना पड़ेगा अगर आपको रटा हुआ नहीं है ना। यहाँ पर होता है डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक बात है। अब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर का क्या निकालना है यहाँ पर, आ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि निकालना है सदिश गुणन निकालना है। सदिश गुणन कैसे निकालते हैं, देखो मैं बता देता हूँ लिख के। वी वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप है ना, और डब्ल्यू वेक्टर बराबर क्या दे रखा है आपको यहाँ पर आई कैप प्लस का 3 के कैप, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0 के कैप प्लस का 3 के कैप, ऐसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जे कैप की वैल्यू एनी है तो मैं इसको 0 मान सकता हूँ। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ यहाँ पर, और फिर वैल्यू रख के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करता है। देखो यहाँ पे लिखता है आई कैप, यहाँ लिखता है जे कैप और यहाँ लिखता है के कैप। यहाँ पर आ जाएगा 2 1 माइनस का 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3। आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या, ये मेरा वी और यू एक जैसे लगता है, तो वी वेक्टर इंटू डब्ल्यू वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। आप बोलेंगे देखो, आपको पता होगा कैसे इंटू करते हैं, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कैसे इंटू करते हैं, आपको पता होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7 यानी कि माइनस का 7 जे कैप, और इसको इंटू करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी माइनस का के कैप। ये आपके पास वैल्यू बनेगी, यानी कि वी वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जब डब्ल्यू वेक्टर के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक बात है यहाँ तक।
अब हमें क्या करना है, अब हमारे को क्या इंटू करना था, बोलेंगे यू वेक्टर और ब्रैकेट में क्या था, वी वेक्टर इंटू डब्ल्यू वेक्टर का, इस प्रकार से था। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू तो रख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर मैं इसको जगह ये वैल्यू रख दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है। बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो इसका जो होता है, इसका परिमाण आ जाता है, उसके अंदर में क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है। ठीक बात है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे यू वेक्टर का परिमाण और वी वेक्टर यानी कि ये वाला जो ये वाली जो क्वांटिटी, इसका परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं, आप बोलेंगे इन सबका क्या करते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आ जाएगा, और एक का स्क्वायर के का माइनस का एक का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके अंदर में कॉस थीटा, देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है अधिकतम मान। अधिकतम मान के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर 1 होता है, अधिकतम मान इस पे आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो डॉट इंटू 1 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। अब देखो, आपको सब चीज़ें डिफाइन है, लेकिन आपको यू वेक्टर का परिमाण नहीं पता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यू वेक्टर जो है एक इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, इसके परिमाण की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से इसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि मुझे अब क्या सॉल्व करना है, आप बोलेंगे मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे ये सॉल्व करना है, यानी कि 1 इंटू ये सब परिमाण में था, अगर यानी कि इसकी वैल्यू बेसिकली हमें पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। आपको पता होगा कि रूट के अंदर अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन जब यहाँ पर मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी हमें केवल क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर मैं इस सब को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 एक 50, 50 9 कितना होता है, बोलेंगे 59, यानी क्या हो जाएगा, रूट 59 हो जाएगा। और इंटू क्या है आपके पास यहाँ पर 1, यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, रूट 59, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो वैसे भी मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं एमएससी फिजिक्स से कर रहा हूँ तो मेरे को लगा मैं आपको बताना चाहिए तो मैं बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, यानी कि आपको दे रखा है रूट 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक बात है, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ब्रैकेट को और बड़ा करना है। आपको नीचे वाली जो संख्या है इसका क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है, यानी कि नीचे वाली जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसका परिमेयकरण कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलेंगे 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। मैं साइन थीटा पूरा नहीं लिखता, मैं हमेशा साइन थीटा को बस ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं अभी। देखो अगर मैं ऊपर सॉल्व करूंगा तो ये 1 माइनस का साइन थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो कि रूट में तो क्या आ जाएगा बाहर, आप बोलेंगे 1 माइनस का साइन थीटा बाहर आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या बचेगा, आप बोलेंगे रूट के अंदर 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट कॉस स्क्वायर थीटा जब मैं निकालूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे कॉस थीटा। क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे कॉस थीटा, है ना। इसको काट देता हूँ एक से को, ये आ जाएगा कॉस थीटा, है ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आपके पास कोई चीज़ इस प्रकार से लिखी हुई है तो क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप बोलेंगे 1 बटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एस का मतलब मैंने बोला था आपको कि मैं साइन थीटा को एस लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, आपको पता होगा। ठीक है, तो मैंने एस लिख दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 बटा कॉस क्या होता है, आप बोलेंगे सेक थीटा होता है ना। और साइन बटा कोस क्या होता है, आप बोलेंगे टेन थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या है। देखो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ, शायद आपके टीचर ने पढ़ा होगा कि आपको क्या करना है, जब भी कोई बड़ी संख्या दिख जाए छोटी संख्या दिख जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं उससे, हमें क्या लेना है, उसका लास्ट का अंक लेना है। आप जैसे इस संख्या के अंदर देखेंगे तो 7 दे रखा है, और ऊपर जो घात दे रखे हैं जैसे यहाँ पर 245 दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 4 का भाग देना है। 4 का भाग आप जैसे दोगे तो 244 तो पूरा कर जाएगा, बच जाएगा आपके पास शेषफल क्या, 1। तो आपको क्या करना है, केवल उस जो शेषफल बचा हुआ है उसकी उसी घात को क्या करना है, कंसीडर करना है, और आगे कंसीडर नहीं करना है। इंटू लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी भूल जाओ कुछ लिखा हुआ था। अब इंटू में क्या लिखा हुआ है, 621, यानी कि मैंने बताया सबसे लास्ट का डिजिट लेना है बस। और बेहतर में किसका भाग देना है, आप बोलेंगे बेहतर में हमें भाग देना है 4 का। 4 का जैसे भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 बचेगा तो 1 की पावर 0, आप बोलेंगे 1 ही होता है। ठीक है, ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, आप बोलेंगे 1 की पावर 0 यानी कि 1 ही हो जाएगा, और 7 की पावर 1 यानी कि 7, यानी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका एक अंक आप बोलेंगे 7 हो जाएगा। ठीक बात है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, मैंने डायरेक्ट क्रॉप किया है जो आपका मेन पेपर था उससे, तो इसलिए थोड़ा सा फीका यहाँ पर प्रिंट हुआ था वो, तो इसके लिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिख रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे यहाँ पर, एक्स जो है एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है, एक्स भाई साहब जो है एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है, वाई भाई साहब जो है उसे 21 दिन में कर सकता है,
और दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करता है। सबसे पहले ये 2 व्यक्ति पूरे प्रकरण में हमारे, तो दोनों का हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। अगर टोटल वर्क निकालूँगा 14 और 21 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलेंगे 14 के बारे में क्या आता है और 21 के बारे में क्या कॉमन आता है? आप बोलेंगे देखो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं बैठा है ना, तो मैं आपको रामबन तरीका बताता हूँ इसका एलसीएम निकालने का। देखो 14 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 7 × 2 14, और 21 को क्या लिख सकता हूँ 7 × 3, तो मैं इसको यहाँ पर 3 और लिख दूँ, है ना? क्योंकि 7 पहले आ चुका है, 3 और लिख दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 7 दूनी 14 यहाँ पे बचा 3 इसकी एफिशिएंसी, 7 एक 21 बच गया 2 एफिशिएंसी, यानी कि इसका पूरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 14 तिक कितना होता है? 14 तिक कितना होता है? आप बोलेंगे 14 तिक 14 42, ठीक है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो ये इनका एलसीएम आ गया। बोल रहा है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले जो है एक्स कार्य में छोड़ देता है। देखो, कार्य पूरा होने से पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ता है, तो उसके द्वारा जितने दिन पहले कार्य छोड़ा गया है, उतने दिन में जितना कार्य किया जा सकता था, हम उसको टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। आपको पता होगा, यानी कि अगर एक्स एक दिन में 3 का कुर्सी बना सकता है, तो यहाँ पर 3 दिन में कितने बना सकता है? आप बोलेंगे 3 × 3 यानी 9 कुर्सी बना सकता है। तो ये जो 9 कुर्सी बना सकता था, वो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो आपके टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 51 हो जाएगा। उसके साथ में बोल रहा है क्वेश्चन में कि कार्य पूर्ण होने में अब लगा मतलब दिनों की कुल संख्या कितनी है ना? तो अब देखो 51 आपको टोटल काम करना है, और काम जो कर रहे हैं वो दोनों भाई साहब कर रहे हैं, यानी कि 51 काम कितने की एब्सेंस से होगा? आप बोलेंगे 3 + 2 यानी कि 5 की एब्सेंस से होगा। ठीक बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 51 5 का जैसे आप भाग दोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी? आप बोलेंगे 10 से 1/5, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या सही आंसर नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन शायद है ना आपका, इस शिफ्ट का पूछा गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बतानी है। देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसको लिख लो। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है। 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको क्या लेना है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेना है सबसे पहले। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 16/20, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपको काटने पर? आप बोलेंगे 4/5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4/5 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ या हानि परसेंट बताओ। देखो, अगर मान लो कि आप 4 रुपये की एक चीज़ खरीद के लेके आओ, उसे को आपने 5 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलेंगे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है हमेशा, तो बटे 4 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछ रहा है, इंटू 100 कर दो, को काटोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? आप बोलेंगे 25% आ जाएगा, यानी कि क्या आपका 25% का प्रॉफिट नहीं है? आप बोलेंगे शुद्ध प्रॉफिट है 25% का, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर वीडियो 27 दिसंबर 2021 के अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।